So hello everyone, very good morning, very good evening and very good afternoon to all of you. I hope कि you guys are doing great. आप सभी लोग बढ़िया है, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो फरवरी में होने वाला है। डेट आप सभी को पता ही है, फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो मेरे पास बच्चों के मैसेज आए थे कि सर प्रीवियस ईयर सेट्स करवाइए। कुछ दिनों से थोड़ा सा कंटिन्यूस नहीं हो पा रही है क्लासेस, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि इस जनवरी में आपके पूरे प्रीवियस ईयर सेट्स जितनी भी शिफ्ट में 75 से शिफ्ट में जितना भी हुआ था वो पूरा कंप्लीट करा दूं मैं। अभी आपकी अप्रॉक्स 20 के समथिंग क्लासेस हुई है। ठीक है, आप थंबनेल पर देख सकते हैं ये कौन से नंबर की क्लास है। तो आज हम लोग जो है 26 फेब की जो फोर्थ शिफ्ट थी उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है 26 फेब की थर्ड शिफ्ट कंप्लीट की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उसके पूरे 20 क्वेश्चन समझे होंगे सॉल्यूशन के साथ। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे सॉल्यूशंस आपको डिटेल में अच्छे से बताऊं और जो शॉर्ट तरीका हो सकता है वो बताऊं जो ज्यादा आपको एग्जाम में करने के लिए काम आएगा, जो एग्जाम टाइम में याद आएगा। देखिए मेथड्स बहुत सारी होती है सॉल्व करने की, लेकिन जो एग्जाम में आपको याद आ जाए वही आपके लिए बेस्ट होती है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इजी मेथड से मैं आपको बताता हूँ, कम समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और साथ में मैं कंसेप्ट भी आपके क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे जिनको कंसेप्ट नहीं पता या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका कंसेप्ट उसने पहली बार सीख रहा है, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक में नहीं बताऊंगा, आपको उसका कंसेप्ट भी समझा दूंगा ताकि आप उस तरीके क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़े वो भी आपके कवर हो जाए। ठीक है, चलिए, और आप में से जो भी भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहली क्लास आपकी अभी हो रही है शाम को, इवनिंग में। कल मॉर्निंग में भी होगी, इवनिंग में भी होगी। मॉर्निंग इवनिंग में दोनों में मैं क्लास लाने की कोशिश करूंगा। एक क्लास तो परमानेंट आएगी, लेकिन दो क्लासेस की कोशिश करूंगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। आपको जो भी टाइम सूटेबल रहेगा, मैं मॉर्निंग 9 और इवनिंग 9 का टाइम सेट कर रहा हूँ। एक मॉर्निंग में 9 बजे आएगी, एक इवनिंग में 9 बजे आएगी। ठीक है, तो आप ये टाइम सेट कर लीजिए अपनी कहीं पर भी कि मॉर्निंग में 9 पे एक क्लास चलेगी, एक क्लास इवनिंग में 9 बजे। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है? ई एफ जी टुगेदर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ई एफ और जी मिलकर किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। ई एफ टुगेदर उसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है। अगर ई और एफ ही करते हैं उस काम को तो वो 50 दिन में करते हैं। ठीक है, जी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। जी अकेले से अगर मैं वो काम कराऊंगा तो वो कितने दिन में करेगा। एक बात बताइए, इसको हम वर्क वन मान कर करते हैं, तो टोटल वर्क अगर मैं वन मान लेता हूँ तो आपको पता है कि एफिशिएंसी ईएफजी की कितनी हो जाएगी। अगर ईएफजी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो वो 1/20 हो जाएगी, क्योंकि टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज डिवाइड करते हैं, वो वन वन डे का वर्क आ जाता है और उसी को हम एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। एफिशिएंसी या फिर आप उसको क्षमता बोल सकते हैं। क्षमता क्या होती है? पर दिन, पर डे, पर आवर या पर वीक किया गया काम को ही हम एफिशिएंसी बोलते हैं। लाइक, और यहाँ पर अगर मैं ईएफ की एफिशिएंसी निकालता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर वो 1/50 हो जाएगी। यहाँ पर बोल रहा क्या कि अगर उसी काम को जी से करा जाए तो जी कितने दिन में करेगा। अगर इन दोनों का मैं यूज करता हूँ तो देखिए ई एफ जी की एफिशिएंसी और यहाँ ई एफ की, अगर मैं यहाँ से जी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 1/20 में से अगर मैं 1/50 माइनस कर दूंगा तो ये एफिशिएंसी जी की हो जाएगी। तो टोटल काम कराना है मुझे, तो टोटल वर्क अगर मैं एक काम है और एक काम को अगर मैं कराना चाहता हूँ जी से, तो जी की एफिशिएंसी 1/20 माइनस 1/50। ठीक है, तो 50 और 20 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे, इधर 50 माइनस में 20, एलसीएम लेते सभी को आता होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है भाई, आना ही चाहिए ये तो आपका 5 ये कितना हो जाएगा, जो भी है 15 into 20 ही रहने दीजिए, क्योंकि जिसको कटना है बाद में उसको पहले से नहीं काटा जाता। ठीक है, चलिए 50 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। जीरो से जीरो कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 100/3। 100/3 डेज इसका आंसर है और ये आपका स्क्रीन के ऊपर रहा। ठीक है, पहला तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका एक और मैं आपको बता देता हूँ, टोटल वर्क एक मानकर अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो देखिए ई एफ जी का जो है वो टोटल काम 20 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि ई एफ अकेले उसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करते हैं। हम्म? अगर मैं टोटल काम मानना चाहता हूँ तो टोटल काम कोई भी ऐसा मान लो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर मान लो जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं टोटल काम 100 मान लेता हूँ तो वो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो 20 दिन में अगर ई एफ जी मिलकर 100 काम करते हैं तो हर दिन का काम 5 रहा होगा। एफिशिएंसी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज में कैसे काम कर रहे हैं, तो ये 100/20 करके आपका 5 दिन आएगा। उसी प्रकार से यहाँ मैं करूंगा तो यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो सर ई एफ जी की एफिशिएंसी 5 है, उसमें से ई एफ की एफिशिएंसी 2 है, तो जी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलेंगे 3 आ गई। तो सर जी से अगर काम कराना है तो जी 100 काम को 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, 100/3 डेज में। तो ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, चलिए
द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 9120। प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब आज की पॉपुलेशन अगर 91,260 रुपए, 91,260 पॉपुलेशन, रुपए नहीं। इट इंक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 30%। अगर ये हर साल 30% बढ़ती है तो पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी रही होगी? देखिए भैया, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। लाइक हर साल अगर 30% बढ़ती है, हर साल 30% बढ़ती है। मान लो मैंने बोला आज 100 थी, फिर कल को 30% बढ़कर ये होगी 130, फिर 30% इस पर बढ़ेगी। देखिए 30% हर साल बढ़ना, तो जो बढ़ चुकी है उस पर बढ़ेगी। तो 100 पर 30% तो 30 ही बढ़ गया। अब 130 का 30% बढ़ना मतलब 39, 39 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 169। तो और 2 साल पहले कितनी थी? भैया आज कितनी है? इतनी ना। तो आज 169 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 91,260। तो 2 साल पहले की कितनी 100 रही होगी? तो इसको क्या करेंगे हम? 91,260 की वैल्यू जो है वो 169 के बराबर है। आपको 100 की वैल्यू निकालना है। ये आपका पहला तरीका हो गया। इसको सॉल्व करके आपका आंसर 54,000 ही आएगा। लेकिन भाई मैं आपको दूसरा तरीका इसका सॉल्व करने का बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर ये 130 का आप 30% नहीं निकाल पाते तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, परेशान ना हो। ठीक है, हर साल पॉपुलेशन 30% बढ़ती है। तो 30% बढ़ती होगी तो बताओ मुझे कितनी हो गई होगी? 30% बढ़ती होगी तो आप बोलेंगे सर पहले अगर 100 थी तो 130 हो गई होगी। ऐसी होती होगी ना, हर साल 30% बढ़ना। 100 थी, 30 बढ़ गई, 100 थी, 30 बढ़ गई। तो मुझे एक बात बताइएगा, 100 थी, 130 हो गई। ठीक है, अब अगले साल फिर क्या हुआ? अगले साल फिर 100 थी और 130 बढ़ गई। बढ़ गई, तो 2 साइकिल इस तरीके से चली। तो आज बढ़कर कितनी है? 91,91,260। तो मैं मान लेता हूं दूसरे साल की बात, कि दूसरे साल में ये 130 हुई होगी पहले साल का। तो पहले 130 हुई होगी तो वापस में पहले साल के देखिए क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में और एंड में हो गई, और फिर सेकंड ईयर का स्टार्टिंग यही रहेगा, एंड दूसरा होगा। क्या बात समझ में है? मतलब यहाँ पर अगर कुछ है तो वो बढ़कर ये इतनी हो गई। अब ये इतनी जो है अब वो यहाँ पर बढ़कर ये हुई है, तो मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पर 130 है तो यहाँ 100 रही होगी, और इसका जो 100 है ये ऑलरेडी यहाँ से बढ़कर आया होगा, मतलब ये 100 से ये 130 रहा होगा। तो पहले तो हम इसको यहाँ से ऐसा डिवाइड करके यहाँ कूदा दें, और फिर यहाँ से इसको कूद कर यहाँ ले आए। मैं बोलता हूँ ये पहले 130 के बराबर है ये वाला, तो इसको पहले 100 बना दो। तो मैं बोलता हूँ 130 की वैल्यू तो 100 की वैल्यू निकाल दो। अब अगेन इसको 130 के बराबर रखो, ये अगेन पूरा 130 के बराबर है, वो फिर 100 का निकाल दो। क्या बात समझ पाए? थोड़ी सी होप आप समझ पाए होंगे। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो आप बोलेंगे सर 91,260 जो है इंक्रीज होकर 130 हुआ। वो 2 बार की बात है, हर साल बढ़ता है। 2 बार लिख दो 130 शॉर्ट में, और फिर 100 लिख दो, और फिर 100 लिख दो, क्योंकि हमको पहले का पूछना है। देखिए बढ़ता इंक्रीज होता तो हम नीचे 100 लिखते, ऊपर 130 लिखते। लेकिन बढ़ चुका है तो नीचे 130 और पहले 100 लिखेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे। गॉट इट? चलिए, तो जीरो से जीरो, दो हम डिडक्ट कर देते हैं, 13 से इसको करते हैं। 13 सेवन 91, जीरो, 13 टू 26, जीरो। 13 के टेबल में ये आएगा क्या? 13 सेवन 91, और फिर कितना बचेगा? आई थिंक 13 से कट जाएगा, पर आंसर मुझे आता हुआ दिख नहीं रहा है इसमें। 13 से हमने काटा तो 13 सेवन 91, ये 7 रहेगा ना। 13 से कैसे काट देंगे? 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, जीरो। तो 540 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 54,000, ये आंसर है। ठीक है, देखिए इसकी दो मेथड बताने का मोटिव ये है भाई, आप लोग बोर नहीं हो। जो भी भाई को ऐसा लग रहा है तो भाई थोड़ा सा उन लोगों पर ध्यान दें, यदि आप प्रो हो चुके हैं इन क्वेश्चंस में, आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ। जिनको नहीं आ रही, जिनकी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम अगर आप में से कोई भी एसएससी सीजीएल वाला इस क्लास को देख रहा है भाई, तो ऑब्वियस है उसके लिए कि ये क्लास इजी लगेगी उसको, और उसको लगेगा कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं या बहुत बेसिक मेथड से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिसका टारगेट भाई जीडी ही है, जो भाई हमारे जिनका एसएससी जीडी ही टारगेट है और उनको कहीं पर क्लास नहीं मिल पाई, तो उनके लिए बेसिक से बताना जरूरी है। अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज थ्राइस फास्ट एज बी। ए बी से 3 गुना तेज है। ए जो है वो बी से 3 गुना तेज है, मतलब ए अगर बी अगर एक है तो उससे 3 गुना तेज 3 है। बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज सी। बी जो है वो ट्वाइस फास्ट है सी से, सी से ट्वाइस फास्ट है। ठीक है, इफ द जर्नी इज कवर्ड बाय सी इन 66 मिनट, अगर सी जो है वो जर्नी को 66 मिनट में कवर करता है, तो ए कितना टाइम ले रहा है ये निकालना है। सबसे पहले ध्यान से एक बात सुनिएगा, जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है, थोड़ा सा एक मेरे रिलेशन आपको बताता हूँ। यदि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा।
ये बात आप जानते हैं। यदि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, यदि आपकी एफिशिएंसी कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। मतलब आपकी क्षमता अगर कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा, आपकी क्षमता ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो टाइम और उसका रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो दिया हुआ है क्या, ट्वाइस फास्ट, मतलब ये एफिशिएंसी दी हुई है। तो एफिशिएंसी का रेशियो जो है 3:1 है। तो अगर मैं इसका नॉर्मल रेशियो, अगर मैं एफिशिएंसी की जगह टाइम का रेशियो निकालूंगा तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3, अपोजिट। और यहाँ पर भी टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। क्या बात समझ में आ गई? तो ये टाइम का रेशियो हो गया। वो बोल रहा है टाइम टेकन बाय ए को कितना टाइम टेकन लग रहा है अगर सीखा, तो पहले तो इनका यूज करके मैं ए बी सी का टाइम का रेशियो निकालता हूँ डायरेक्ट। ठीक है। ए और बी का रेशियो 1:3 है और इसका 1:2 है। तो भैया यहाँ पर बी एक में 3 है, एक में 2 है। अगर दोनों को सेम बनाना तो मैं क्या करूंगा भैया, इस पूरे में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेशियो बन जाएगा 3:6 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी भी सेम हो गया, बी भी सेम करना पड़ेगा। तो 1:3:6 आ गया। यहाँ पर बोला गया सी को जो टाइम लग रहा है वो 66 मिनट लग रहा है। मतलब कितने टाइम से, 11 टाइम से। अगर 6 की वैल्यू 11 टाइम्स है तो 1 की वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएगी, 11 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 11 मिनट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:9। दो नंबर जिनका रेशियो, जिनका अनुपात 8:9 है, यदि उनका जो सम है वो 102 है। इनका सम निकालूंगा तो 17 हो रहा है और उसकी वैल्यू 102 है। ठीक है। तो हो रहा है दोनों के बीच के नंबर का डिफरेंस कितना है। तो इनका देखिए भैया, 8 + 9 करा 17 की वैल्यू 102 है, मतलब कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो इनका डिफरेंस कितना है, 1। तो 1 का भी 6 टाइम्स, मतलब 6 ही आएगा, 6 आ गई वैल्यू। इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, भैया इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। आप इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 13 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, वीबोर्ड मास के अकॉर्डिंग, कीबोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये तो बार हो गया, ये ब्रैकेट हो गया। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए कट रहा है, देखिए 16 वन जा 11 जा और ये 49 टू जा। तो 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 9 इंटू में, ये देखिए ये कट रहा है क्या, 13 वन जा, 13 थ्री जा, 13 वन जा एंड 8 बचा ना, 7 8, हाँ। 13 7 जा 91। तो 13 6 जा 78 कर देते। 13 6 11, 13 9 से 117, फिर 13 13 ये पूरा 13 टाइम्स में चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में आ गया 13। अब क्या करेंगे भाई, बोर्ड मास में डिवाइड पहले होता है। तो डिवाइड डायरेक्ट ही करेंगे ना, ये डिवाइड मतलब ये यहाँ से हो रहा है 9 9 जा 80। तो 9/13 इंटू में 13, ये डिवाइड हो गया, 9 आंसर आ गया। ठीक है। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाई डिवाइड पहले होता है, मल्टीप्लीकेशन बाद में होता है। ऐसा क्यों हुआ, अगर आप इसमें मल्टीप्लीकेशन पहले कर देते तो आंसर आपका चेंज हो जाता, इसलिए भाई ये चीज कर दी गई। हालांकि करना दोनों गलत नहीं है, लेकिन जब ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था, ये एक रूल बताया गया बोर्ड मास की, भाई हर व्यक्ति यही करे, हर व्यक्ति यही करे। पहले डिवीजन करेगा, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है। आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा पूरे तरीके से। समझ में आ गई बात, क्योंकि डिवाइड इसको किया जा रहा है तो पहले उसके टुकड़े कर दो फिर उसका गुना करो। अब आप अगर टुकड़ों का गुना कर देंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो। गॉट इट? तो इसका आंसर 9 आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। 3 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा ये, 37 आ जाएगा। 42, 14 8 सा कितना होता है, तो अगर टेबल नहीं आता है तो 10 और 4 में ब्रेक कर लो। तो 32 और 80 कितना हो जाएगा, 112 प्लस 940 कितना हो जाएगा, 360 और 18, तो 378 हो जाएगा और माइनस में 37 हो जाएगा। ठीक है। तो 112 प्लस 8 में से 7 गया 1, 4 एंड 3, 341 में 112 ऐड करेंगे तो 3 5 और ये 4, 453 इसका आंसर है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। एक्स अकेला किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। वाई अकेला उसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर साथ में काम करते हैं और काम 5 दिन बाद छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है भैया, दोनों साथ में काम करते हैं, एक्स और वाई मिलकर 5 दिन तक काम कर देते हैं और फिर ये छोड़ देते हैं। अब जो रिमेनिंग काम है वो कौन करता है भैया, एक्स छोड़ देता है तो वाई अकेला रिमेनिंग काम कितने दिन में फिनिश करेगा, यही आपको निकालना। मैं बोलता हूँ भाई इसको आप यूनिटरी मेथड के देखिए, यूनिटरी मेथड कब करिएगा, जब आपको टोटल वर्क निकालना नहीं आए। टोटल वर्क कब नहीं निकलेगा, जब उनका जो नंबर ऑफ डेज दिए होंगे वो ऐसे दिए होंगे जिनका एलसीएम निकालना आपको मुश्किल हो। लाइक एक्स कर रहा है 20 डेज में, वाई कर रहा है 50 डेज में। तो क्या इनका एलसीएम निकालना ईजी नहीं है, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं 100 ले लेता हूँ तो ईजिली निकल रहा है। तो हम इसको नॉर्मल ही एलसीएम मेथड से करेंगे। राइट। तो दोनों का एलसीएम क्या मानेंगे हम, उनका टोटल जो भी होगा टोटल वर्क वो उनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 25 है, मतलब कुछ भी जो दोनों से कटे ऐसा नंबर आप मान लीजिए। जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही माने, पर एलसीएम मानने के पीछे ये कंसेप्ट होता है
कि जितना छोटा मल्टीपल मांगेंगे उतना कम आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? इसलिए एलसीएम लिया जाता है। तो 20 से 5 टाइम्स में जाएगा और 50 से 2 बार में जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। वो बोल रहा है दोनों ने साथ मिलकर काम किया, मतलब दोनों ने साथ मिलकर काम किया, मतलब एक्स वाई मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 5 दिन तक। तो 7 की एफिशिएंसी से 5 और 2, 7 की एफिशिएंसी से 5 दिन में कितना काम कंप्लीट कर दिया होगा? 35। तो बचा कितना रिमेनिंग काम? 65। अब इस 65 काम को किससे कराना है? वाई से। तो वाई इस 65 काम को कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 2 की एफिशिएंसी करेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, 32.5 इसका आंसर है। गॉट इट? द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली रिसीव्ड ऑन 24,000 फॉर 2 ईयर इज इतना। भैया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 24,000 रुपए पर 2 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, तो रेट परसेंट पर एनम कितना है? सबसे पहली बात तो भैया कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब साल में 2 बार। जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 1/2। जब भी हाफ ईयरली हो रहा हो तो उस केस में टाइम को क्या करेंगे? नीचे जितना है उस उतना गुना अपोजिट, और रेट को क्या करेंगे? रेट को कर देंगे हाफ। ये इसका कंसेप्ट होता है। टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल की जगह कितना हो जाएगा? तो 2 साल की जगह आपका टाइम हो जाएगा भैया 4 ईयर। 4 ईयर ना माने 4 मान लीजिए, ये 2 साल समय दिया, ये 4 हो जाएगा। ठीक है। रेट परसेंट निकालना, रेट जो है इसमें जो भी आएगा वो आधा आएगा, है ना, क्योंकि हाफ ईयरली आ रहा है। तो इसको बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, बात लास्ट में बताऊंगा। तो पहले तो यहाँ पर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो देखते हैं कितना आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो जो है ये कितने साल का आएगा भैया? ये 4 साइकिल का आएगा ना। 4 साइकिल का, तो वो कितना आ रहा है 4 साइकिल का? तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल है इसका 24,000। अब उसमें इतना ब्याज मिल गया तो वो कितना हो गया? 24,000 में 49,766.4, 0.4 रिमूव करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा इजी। ठीक है। अच्छा, ये किससे कट रहा है? आप इसको बड़े से बड़े नंबर से काटिए ताकि इजीली जल्दी से कट जाए। अगर मैं 3 से इसको 16 से काटने की कोशिश करता हूँ, तो 16 × 1 = 16, 8 इधर के 16 × 5 = 80, 000 आ गया। ठीक है, इसको फिर किससे काटता हूँ? 16 × 3 = 48, 1 यहाँ, 16 × 1 फिर 16 × 1 0, 16 × 4 अभी भी ये किससे? 4 से कट रहा है क्या? 8 से भी कट रहा है। तो आप क्या बोलेंगे सर? 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, कितना बचा? 7। 8 × 8 = 64, कितना बचा यहाँ पर? 6। 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40। ये कितने से कटेगा? तो आप बोलेंगे सर ये कट जाएगा, 8 × 3 = 24, 7, 8 × 8 = 64, 7, 8 × 8 = 64, फिर 8 × 8 = 64, ये आ गया। अभी भी ये किसी से कट रहा है, तो आप बोलेंगे सर कट तो रहा है, लेकिन काटना आपको जल्दी है। जितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा बड़ा आपको टेबल आता है, उतना काटना इसको ईजी होगा। ठीक है। इसको और किससे काट सकते हैं भैया? ये 4 साल का है। अगर आपको रेट परसेंट निकालना, तो रेट परसेंट का ये रूल होता है भाई, कि जितने भी समय का दिया हो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, जितने भी फॉर एग्जांपल एन समय का दिया है और आपको रेट परसेंट निकालना है, तो पहले तो रेट परसेंट के लिए आप क्या कर लो? उसका रूट निकाल लो, उसका रूट निकाल लो, उत्ते गुना रूट निकाल लो। तो उत्ते गुना रूट निकालने के पहले इसको सिंपल करना होगा। तो हम इसको अभी भी काटेंगे ही। ये किससे कट रहा है? 8, 8 और 12, सॉरी 9 और 12, ये 9 और 12, ये 9 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = फिर यहाँ पर ये 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = भैया ये आगे देख लीजिए। अब इसका फोर्थ रूट निकालना, फोर्थ रूट कैसे निकलेगा? तो ये 5 5 = 25, 25 का इसका 625 होता है, तो ये 5 हो रहा है और ये 6 हो रहा है। 5 से 6 हो रही कोई चीज है, क्यूब रूट निकाला तो ये 1 साल का रेशियो आ गया। 5 से 6 1 साल का, तो रेट कितना रहा होगा? 5 से 6 हो जा रहा, मतलब एक रेट मिल रहा है 5 का, 1/5 मतलब 20%। अच्छा, 20% मतलब ये हाफ होकर आया होगा ना। हाफ ईयरली तो 20%, तो ईयरली कितना रहा होगा? 40%, जिसका 2 गुना। ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिएगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी बातें। आपका जो प्रॉब्लम है देखिए, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि यदि आपको प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो दिया हो, फॉर एग्जांपल टी ईयर का, और आपको रेट परसेंट निकालना, तो रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो टी ईयर का दिया था उसको क्यूब करके टी ईयर का निकाल लीजिए, जो भी पावर दी हुई है। ठीक है, उसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, अपोजिट। अपोजिट क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है वही पावर करना है। जो भी यहाँ पर दिया हुआ है वही पावर करना है इसकी, मतलब 1/t। इसका अपोजिट को ही हम रूट के फॉर्म में लिखते हैं। उसका रूट निकाल लिया, और रूट निकालने के बाद जो भी फ्रैक्शन आया उससे रेट परसेंट निकल जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रेट परसेंट निकलता है। कैसे? अगर 1/5 आया तो कितना? 20%, 1/4 आया तो 25%। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शन आएगा वो ये होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी भैया? कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, लाइक आपको टी ईयर का दिया हो और आपको रेट परसेंट निकालना हो, तो आप क्या करेंगे भैया? प्रिंसिपल से अमाउंट का आपको क्यूब
टीथ क्यूब निकालना है, टीएथ क्यूब निकालना है, और जो भी आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। यही आपका रेट परसेंट है। ठीक है, चलिए होप आप समझ गए होंगे। देयर आर 17 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 17 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है भाई। एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज एक्स, एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब होता है लगातार क्रमागत संख्या, रेगुलर जो हो। अब रेगुलर अगर 17 नंबर है, लगातार 17 नंबर है, मतलब 17 नंबर अगर मैं बोलता हूँ, तो 17 नंबर अगर मैं लिखूंगा, तो 17 में से सबसे मिड वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? एट्थ नंबर होगा। कौन सा होगा? एट्थ। गलत बोल रहे हैं भाई, नाइन्थ नंबर होगा। कौन सा होगा? नाइन्थ नंबर। तो जो नाइन्थ नंबर होगा ना, वही आपका एवरेज होगा। क्या होगा? वही आपका एवरेज होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई है क्या? अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब इनके बीच में गैप कितने का रहा होगा? हर इसके बीच में गैप 2 का रहा होगा। वो बोल रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज एक्स। 11, पहले 11 नंबर का। तो 11 नंबर कहाँ तक आ रहे होंगे? मान लीजिए 9, ये 10, और ये 11th नंबर आ रहा होगा। तो फर्स्ट 11 नंबर का एवरेज जो है वो एक्स है। अच्छा, 11 नंबर का 11 एक्स है, तो मिड में कौन सा नंबर आ रहा होगा? सिक्स आ रहा होगा। 5 इधर तो मिड में सिक्स। तो सिक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स। आपको क्या निकालना है? एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर। भैया लास्ट 6 नंबर क्या होगा? 11 के बाद लास्ट में 6 ही बच रहे हैं। तो लास्ट 6 में से 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और ये 17वां, इतने नंबर होंगे। तो इसमें से अगर लास्ट 6 का एवरेज में निकालूंगा, तो अगर 6 नंबर है, लास्ट में 6 नंबर है, तो उनका एवरेज निकालना है, तो वो इन दोनों के मिड में आएगा। किस किस के मिड में? ये 12th नंबर, ये 13th नंबर, तो 14 और 15 के बीच में आएगा। 14th और 15th के मिड वाला एवरेज रहा होगा। तो हमसे वो यही पूछ रहा है, मतलब मेरे को 14th पॉइंट फिफ्थवा नंबर फाइंड करना है। यही फाइंड करना है, 14th बाय फिफ्थवा नंबर फाइंड करना है। अगर मैं सिक्स्थ पोजीशन में हूँ और सिक्स की वैल्यू एक्स है, तो 14.5 की वैल्यू कितना डिफरेंस है भैया? मुझे बताइए, सिक्स्थ की वैल्यू अगर एक्स है, तो 14.5 नंबर की वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे बताइए कितने ऊपर जाना है मुझे? तो आप बोलेंगे सर टोटल अगर हम देखेंगे तो 8.5 आपको बढ़ाना है। लेकिन 8.5 का गैप फिल करना, और हर एक गैप 2 का होगा, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा उससे? 17 ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये सिक्स नंबर एक्स है, तो 14.5 तक नंबर जो कि एवरेज है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एक्स प्लस 17। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कंसेप्ट मैं लेकर आ रहा हूँ कुछ दिन में। ठीक है, कुछ प्लानिंग चल रही है, आपको आगे मैं इंटीमेट करूँ। ठीक है, सीजीएल 2025 के रिगार्डिंग। अगला, एल इज 3 टाइम्स मोर देन एम। एल जो है वो 3 टाइम्स मोर है एम से। एल जो है वो 3 टाइम्स मोर है एम से। इसका मतलब बहुत अच्छा है भाई। एल जो है वो 3 टाइम्स है एम का, तो उसका मतलब ये होगा 3 टाइम्स है एम का, तो ये होगा। लेकिन बोला गया है एल जो है वो एम से 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब इससे 3 गुना ज्यादा है। तो मतलब ये 4 है। ये मतलब, तो आप इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना। तो बोला जा रहा है कि एम इज व्हाट परसेंट लेस देन एम। तो एम कितना कम है? तो आप बोलेंगे एम जो है वो 3 कम है, कितने से? 4 से। तो परसेंट में जाने के लिए ये एल से पूछा ना, तो 4 से। तो 3/4 करेंगे तो ये 75% आ जाएगा। ये आंसर है। गॉट इट। चलिए, फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस। इसका रिजल्ट निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस में 4 टू जा 8 प्लस 7। ठीक है, 15 में से 8 गया तो कितना माइनस हो जाएगा? 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। चलिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। वेरी नाइस। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 160% है। इफ कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो इसका जो मार्क मार्क प्राइस है वो 160% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इसका 160% अगर मैं निकालूंगा, तो वो 160 ही हो। ठीक है, मैं 60% ज्यादा बोल दूं या 160% बोल दूं, बात यही है। अब इसमें 260 नहीं कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 35% ऑफ द डिस्काउंट इज गिवन, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। अगर 35% डिस्काउंट दिया जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? अगर इस पर मैं 35% डिस्काउंट दूंगा, तो इसका मैं कितने में बेचूंगा? इसका 65% में बेचूंगा। तो आपको कितनी छूट दी जा रही है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो सर 100 था, अब इतना हो गया। ये कॉस्ट प्राइस है, और ये जो सेलिंग प्राइस होगी बेचने के बाद। तो आपको इसको निकालना है। तो मैं बोलता हूँ भाई कुछ मत करिए, सिंपल सा डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 28 जा, 25 जा, 5 13 जा, 13 8 जा कितना होता है? 13 8 जा कितना होता है? 104। तो 100 से 104, कितना प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, क्या पूछा उसने? व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। हाँ, ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4%। 100 पर 4 मतलब 4%। गॉट इट। चलिए, अगला क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1960। मार्क प्राइस जो है वो आर्टिकल का दिया हुआ है कितना? 1960। वेरी नाइस। अगर डिस्काउंट 30% का दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी? इतना इजी क्वेश्चन है।
क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है 30% का, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, इसका 70% निकालना है। 30% की छूट दी गई, मतलब उसको 70% में बेचा गया, तो इसका 70% फाइंड करना है। सुन सब सुन सुन हो क्या? 7 6 42 का 2, 4 कैरी ओवर, 7 9 63 और 4 67 का 7, 6 यहाँ, 7 1 7 और 6 13, तो 1372 इसका आंसर है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। वेरी नाइस। एक मोबाइल पर जो उसका प्रॉफिट है वो 250% है कॉस्ट प्राइस का। अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान ली तो उसका जो प्रॉफिट है वो 250 है। तो ऑब्वियस है सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे 350। वो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस को अगर 50% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 150% कर दिया जाता है, बट सेलिंग प्राइस जो है वो रिमेन सेम है, तो न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो भैया न्यू प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 200 का प्रॉफिट है। कितने पर? 150 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक बा? तो 53 जा 54 जा 4/3। भैया घंटी बची हो, 1/3 का मतलब होता है 33.33, लेकिन आपसे बोला जा रहा है 4/3। कुछ तो घंटी बज रही होगी, 4/3 कुछ नहीं है सर। 133.33% आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो इसको समझने में दिक्कत आपको जरूर होगी। ठीक है, चलिए। रैनसन के पास 3 पीस है वुड के, 3 लकड़ी के टुकड़े हैं, जिसकी लेंथ है 91, 112 एंड 49। अगर वह लकड़ी को बराबर तख्तों में एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का प्लैंक बनाना चाहता है, अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? भैया देखिए, इन सब का यूज करके वो इनको ब्रेक करके, कट करके एक इक्वल प्लैंक बनाना चाहता है, तख्ते बनाना चाहता है, तो इसके क्यूब्स बनाना चाहता है, जो भी एक टुकड़े बनाना चाहता है, तो इनकी इक्वल लेंथ क्या ले ले, ऐसा कितने टुकड़ों में काटे कि वो बराबर बराबर बच जाए और लास्ट में कुछ बचे ना। इसका कंसेप्ट यही है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये बराबर टुकड़ों में बढ़ जाए? बोला ना कि मैक्सिमम। मैक्सिमम बोला क्या? ग्रेटेस्ट पॉसिबल मतलब मैक्सिमम लेंथ। तो मैं बोलता हूँ इनका आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है कि वह सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको काट पा रहा हो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन सब से कट पा रहा हो। लेकिन हमको इसके टुकड़े करना है ना भाई, तो इनसे छोटा ही होना चाहिए। वो नंबर से छोटा उसका एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके टुकड़े करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे छोटा नंबर जो इन सबको ब्रेक कर पा रहा होगा। तो आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ऑप्शन में देखेंगे भाई तो 3 के टेबल में 49 नहीं आता, तो ये आंसर नहीं है। 21 के टेबल में भी 49 नहीं आता, कोई एक भी नहीं कट रहा, तो आंसर आएगा नहीं। लेकिन 7 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट पा रहा है। 19 में भैया 91 नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। 49 भी नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। तो भैया 7 ही एक ऐसा नंबर है, इतने इजी ऑप्शन दिए हुए हैं कि 7 ही एक ऐसा नंबर है जो सभी को काट रहा है, तो यही आंसर है। अगर नहीं होता तो भाई हम तीनों का क्या निकाल देते? एचसीएफ निकाल देते। गॉट इट? एक प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर 8% पर एनम पर। ठीक है, एक मूल राशि, मूलधन मतलब प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया जाता है 8% पर, मतलब रेट दिया है आपका 8%। टाइम दिया है आपको आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है वो इतना मिलता है। एक्चुअली में ये डॉलर का साइन है। तो आपको एक बात बताइए, 8% के हिसाब से 2 साल में कितना 16% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और वो बोल रहा है कितना 320, $320। ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि मूलधन याद करिए। हर चीज अपने आप में 100% होती है प्रिंसिपल। 16% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू कितनी? 20। 20। तो आपको 100% की निकालना है, तो कितनी हो जाएगी? 2000। ठीक है, ये आंसर है। वो समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है, क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, आपको ये निकालना भी है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो पी क्यू आर को भिड़ाकर इनको एक बनाइए। ठीक है। यहाँ पर क्यू कितना है भैया, तो आप बोलेंगे 3। यहाँ पर क्यू कितना है, 2। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर क्यू 2 है तो इस पूरे में मल्टीप्लाई 2 का, इधर क्यू 3 है तो इस पूरे में मल्टीप्लाई 3 का, तो रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर पी क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा, जैसे ही मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 और 6 आ जाएगा। और वहां पर क्यू आर का रेशियो क्या आ जाएगा, तो वहां पर क्यू आर का रेशियो आ जाएगा, आप बोलेंगे इधर किसका करना है, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, 6 6 सेम हो गए। तो यहाँ से पी क्यू आर का रिलेशन क्या बन गया, रेशियो क्या बन गया? 10, 6 और 15। क्या बोला आपसे? क्यू निकालना है, तो क्यू कितना भैया, क्यू कितना है 6, तो यहाँ पर क्यू आ गया 6। उसका रेशियो निकालना है पी प्लस आर के साथ, तो पी प्लस आर के साथ, तो 15 प्लस 10 25, तो 6:25 आंसर है। ये गलती नहीं करना कि सेपरेटली यूज करके इसको कर दे, सेपरेटली नहीं करना भाई। ये सेपरेटली इनका रेशियो दिया है तो आपको इनको सेम रेशियो में कन्वर्ट करना है, पहले पी क्यू आर में रिलेशन बनाना है, उसके बाद ही सॉल्व करना। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज 35% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, तो आपको लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट क्या होता है भाई? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 35% उसका सेलिंग प्राइस है। 35% सेलिंग प्राइस मतलब 35 में सेल कर रहे हैं, तो लॉस कितना हो रहा है भैया? आप देखेंगे सर 65 का लॉस हो रहा है, ऑब्वियस बात है 65 का लॉस हो रहा है 100 पर।
और 100 पर 65 का लॉस मतलब वो 65% ही होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 100 पर जितना परसेंट लॉस होता है, जितना रुपए में लॉस होता है, वही परसेंटेज में होता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज इटसेल्फ 100 में से ही निकाला जाता है। ठीक है? नहीं समझ में आया तो हम बोलेंगे सर 65 का डिस्काउंट 100 पर परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कट जाता है ना बाबू, इसलिए। होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 70 मीटर। जो पेरीमीटर है टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल का, जो कि निकाला कैसे जाता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, वो दिया है 70 मीटर। और यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एरिया कैसे निकलता है, एल बी करके, जो कि दिया है 300 मीटर। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से इसको देखूंगा तो भैया दो चीज का सम एल प्लस बी बन रहा है 35, तो दो चीज का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है 300। तो ऐसे कोई नंबर अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे नंबर अगर मैं देखता हूं तो 15, और अगर मैं इसको 15 प्लस 20 में ब्रेक कर देता हूँ तो 15 20 ज़ा 300 होता है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो गया तो भैया बड़ा वाला 20 मान लो, ये छोटा 15 मान लो। हिट एंड ट्रायल से सेटिस्फाई हो गया। तो आपको इसका लेंथ आप डायगोनल निकालना है, तो रेक्टेंगल अगर मैं बनाता हूँ, दिस इज रेक्टेंगल, इसमें अगर रेक्टेंगल में ये 20 है, ये 15 है, तो इसका डायगोनल निकालना है। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से इसका जो ट्रिपलेट होता है 15 20 25 होता है, तो इसका जो डायगोनल होगा 25 होगा। गॉट इट? अगर नहीं आता भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ये इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पढ़ा है आपने? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है? अगला, द एवरेज ऑफ सीता एंड गीता इज 40। सीता और गीता का एवरेज 40 है भैया। वो बोल रहा है ऋतु रिप्लेस सीता। अगर ऋतु सीता को रिप्लेस कर देती है तो रीता और गीता का जो एवरेज हो जाता है वो 38 हो जाता है। अब आगे क्या बोला है, अगर ऋतु रिप्लेस करती है गीता को, ऋतु रिप्लेस करती है गीता को, तो सीता और ऋतु का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 42। अगर मैं यहाँ से सम निकालता हूँ, सम मतलब इन तीनों का टोटल, तो क्या हो रहा है यहाँ पर भैया, अगर इन तीनों का टोटल निकाल, यहाँ पर क्या बोला कि एजेस ऑफ सीता गीता, सबकी एवरेज एज निकाल, आपको सबकी एज निकालना है। तो अगर मैं इनका सम निकालता हूँ तो आप बोलेंगे कि सर सीता और गीता का अगर मैं सम निकालता हूँ तो इनकी एज आ रही है 80 ईयर, राइट? अच्छा, रीता और गीता की अगर निकालता हूँ, रीता ही है ना, ऋतु सॉरी, ऋतु और गीतू, गीतू नहीं गीता, की निकालता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर इनका अगर मैं निकालता हूँ तो 76 आ रहा है। इनका अगर मैं सम निकालता हूँ तो 42 टू ज़ा 84 आ रहा है। तीनों का अगर मैं सम निकालूंगा तो टू टाइम्स आएगा, क्योंकि दो बार रीता हो जाएगी, दो बार सीता हो जाएगी, दो बार गीता हो जाएगी। तीनों का निकालता हूँ दो टाइम्स आएगा, तो टू टाइम्स ऑफ एस जी आर का सम कितना आ जाएगा, तो 80 80। देखिए तीनों 80 बन गए। मैं फोर अगर इधर ट्रांसफर करता हूँ तो 80 80, तो ये 240 हो जाएगा। तो एस जी आर ये 120 आ गया, तीनों का सम 120 आ गया। अगर 120 सम है जिसमें से सीता और गीता अगर 40 40 80 है, तो बचा कौन, ऋतु, ये कितना आ जाएगा 80 में, तो ये 40 आ रहा होगा। क्या समझ पाए भाई, तीनों का सम 80 था, दो का सम 80 था जिसमें से इन तीनों का सम 120 है, तो ऋतु इसमें 40 आ रही होगी। ऋतु अगर 40 है तो ऋतु 40 है तो गीता इसमें से कितनी आ जाएगी 76 सम में से। तो आप बोलेंगे सर गीता इसमें से 36 आएगी, तो भैया 40 36 किस में आ रहा है, 40 और 36 कौन कौन आया, ऋतु 40, 40 इसमें ही आ रहा है, 36 गीता, 30 गीता, यही तो ऑप्शन है भाई। समझ पाए? चलिए, तो ये रहे आपके पूरे 20 क्वेश्चंस भाई, ये रहे आपके पूरे 20 क्वेश्चंस। होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे 27 फेब की फर्स्ट शिफ्ट को, कल मॉर्निंग में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच क्लास, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।